भारत अभी अभी शायद जब से मैंने पढ़ा था, शायद मैंने अंदाजे से 6 7 या 1 साल गिन लो, 1 साल जितना हुआ होगा, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी। अब ये तो उस दौर का, जब ट्रंप नहीं थे, उस वक्त की बात है जब भारत ने ये मुकाम हासिल किया। लेकिन अब पूरी दुनिया में ट्रंप ने 90 दिनों की मोहलत दी है कि 90 दिनों के बाद हम लोग सभी देशों पर टैरिफ लगा देंगे। अरे भैया, ऐसा अमेरिका में क्या है कि अमेरिका टैरिफ लगाता है तो पूरी दुनिया को प्रभाव पड़ता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। और अमेरिका का जो पूरी की पूरी कंपनी जो अमेरिका की है, मैं अगर नाम लूँ 4 5 जो मुझे पता है वो, तो उसमें मान लो कि यूट्यूब जो हमारा ही प्लेटफॉर्म है, जो हम मैं वीडियो अपलोड करता, यूट्यूब गूगल का ही है, गूगल भी एक प्रकार के से है, फिर फेसबुक है, दूसरी चीज वो आईफोन एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है। इस प्रकार के कई दोस्तों अमेरिका के फर्म कहो, पीढ़िया कहो, कंपनी कहो, जो कहो वो, उनका एक सिंपल रूल है दोस्तों इन अमेरिकियों का कि मैं गल्ला खोलूंगा, गल्ला बनाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ मेरे गांव, मेरे कस्बे के सिर्फ सीमित नहीं रखूंगा, मैं पूरी दुनिया के सामने देखूंगा और दुनिया को केंद्र में रखकर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। और यही एप्पल में भी उन्होंने किया था। एप्पल जब शुरू किया था वो एक छोटे से गराज से लेकर शुरू किया था। जैसे कि मैं हमारे भारत में होता है गराज, हम ज्यादातर नहीं जानते कि गराज क्या होता है। गराज वो होता है जहां पर गाड़ी रखी जाती है, जहां पर वो सामान घर का, हथौड़ा, वो जब कुछ जो कुछ भी हम क्रिएटिविटी करते हैं घर घर पर, जो झाड़ू पोछा लगाने वाला, फिर वो टूटी फूटी सब कुछ चीजें, तो हमारे गुजरात में कहते हैं भंगार खाना, उनमें उस जगह से उन्होंने शुरुआत की एप्पल कंपनी की, जहां उन्होंने कंप्यूटर बनाना शुरू किया। धीरे 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 करके 1981 में आईपीओ लॉन्च किया। और आज आप एप्पल, जिसकी घड़ी, आईफोन, कंप्यूटर, ये सारी की सारी प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू है, कस्टमर उसे प्राप्त करने के सपने देखते हैं। अब मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया उसके जरिए मैं समझाने की कोशिश की कि अमेरिका जब पॉलिसीज में चेंज करता है, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिकल, फॉरेन पॉलिसीज में इकोनॉमी भी आती है। अब जो फॉरेन पॉलिसी, वैसे तो आपको सबको पता होगा कि अमेरिका का जो इलेक्शन होता है उसमें भी फॉरेन पॉलिसी केंद्र में रहती है, विदेश नीति केंद्र में रहती है, क्योंकि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन बिजनेस पॉलिसी कहो तब भी वही है। अमेरिका की इकोनॉमी पूरी की पूरी दुनिया पर निर्भर है। और अमेरिका एक प्रकार से कहो तो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी भी है, फाइनेंशियल कहो तब भी, टेक्नोलॉजी के मामले में, इनोवेशन के मामले में, सब चीजों में शायद आगे है। अब अमेरिका क्या करता है कि काउंटर करता है चाइना को, क्योंकि चाइना आज के दौर में उनकी जगह लेने की कोशिश भी कर रहा है। और ये सत्य है। तो जहां तक मैंने पढ़ा है उस हिसाब से अगर बात करें तो चाइना में डेंग झाओपिंग आए शायद 1976 में। उसके बाद उन्होंने रिफॉर्म्स लाना शुरू किए इकोनॉमी के मामले में।
तब जापान, नॉर्थ साउथ कोरिया और दुनिया की बिगेस्ट जायंट कंपनीज थी, उनके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, लेबर फोर्स तैयार की, सस्ती लेबर फोर्स, और उन्होंने फोकस किया कि पूरी दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इकोनॉमी का, उसमें हम पूरी की पूरी दुनिया की सारी कंपनीज को हम हमारे देश में लाएंगे, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। इस हिसाब से उन्होंने रिफॉर्म्स लाए, पॉलिसी लाई और काम किया, जिसके कारण नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया की कंपनी, आज आईफोन भी वहां पर बनता है चाइना में। इस तरह उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी चाइना की, क्योंकि पूरी दुनिया की सुई से लेकर बड़ा जहाज से तक, ट्रेन का इंजन से लेकर सब कुछ चाइना में बन रहा था। पर अब चाइना नेक्स्ट लेवल पर सोच रहा है, नेक्स्ट लेवल पर जाने की सोच रहा है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग का जो जिम्मा था, वो भारत एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, योजना जो कहो, वो भारत में लगा रहा, जिसके कारण भारत में युवाओं को रोजगार मिलेगा। फिर ऐसा भी नहीं होता है कि एक ही सेक्टर पर सरकार फोकस करेगी, ऐसा नहीं होता है। रोजगार भी मिलना चाहिए, इनोवेशन भी होने चाहिए। इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, हर देश की अलग अलग होती है। कई देश जैसे कि स्विट्जरलैंड, उनकी पॉलिसी जो बिजनेस पॉलिसी होती है, ट्रेड पॉलिसी होती है, वो टूरिज्म सेक्टर पर होती है। दुबई फाइनेंशियल सेक्टर की होती है, और टूरिज्म, वो सब कुछ उनका फोकस होता है। अपने अपने रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर निर्धारित होती है। अगर कोई रशिया जैसा बड़ा देश है, रशिया के पास जमीन है दोस्तों, बहुत जमीन है, लेकिन क्लाइमेट साथ नहीं दे रहा है। बाकी पूरी दुनिया की भूख, अनाज की भूख रशिया मिटा सकता है, इतनी ताकत है रशिया के पास। और पानी की तो कोई कमी ही नहीं है दोस्तों। लेकिन अलग अलग देश, जैसे कि मैंने दुबई की बात की, तो दुबई में रेगिस्तान है। दुबई कोई देश नहीं है दोस्तों, वो अमीरात, जो सातों अमीरात है, अमीरात, जैसे कि हमारे यहाँ गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, इस तरह के जो राज्य होते हैं ना, उसी प्रकार का एक राज्य है। लेकिन आप सोचो कि एक राज्य, मानो कि हमारा राजस्थान, जो कि शायद गरीब है, सब सब गरीब, तो बिहार भी गरीब तो है, सबसे ज्यादा बिहार गरीब है, बिहार राज्य। तो अब मानो कि कोई हमारा बिहार पूरी दुनिया हमारा बिहार को जानती है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और यही यूनाइटेड अरब अमीरात जो देश है, उसके दुबई, छोटे से दुबई में ये उपलब्धि हासिल की दोस्तों। एक सिंगापुर है, वो एक सिटी स्टेट, सिटी कंट्री है, जहाँ पर कोई गांव कंट्री साइड है ही नहीं, फिर भी वो इकोनॉमी के मामले में आगे है। मेरा दोस्तों यही मानना है कि जो देश इकोनॉमी पर फोकस करता है, वो देश हमेशा आगे जाता है। और जो देश बस मिलिट्री और अपना पावर, अपना रुतबा, नोभा, मर्तबा दिखाने की कोशिशें करता है, वो आखिरकार भिखारी बनता है, उसकी प्रजा भीख मांगती है। ये मेरी राय है दोस्तों। अब हम जानते हैं आज का दौर, आज का दौर टैरिफ लगा रहा है, 90 दिनों की मोहलत दी है आधे से ज्यादा देशों को, कि भाई 90 देशों तक, 90 दिनों तक हम टैरिफ के मामले में इस मामले को स्थगित कर देते हैं। 90 दिनों की डेडलाइन दी है उन्होंने, उसके बाद हम लगा देंगे टैरिफ, जो हमें करना है वो। क्योंकि अमेरिका पर पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरी की पूरी दुनिया
एक ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन है, अमेरिका पर केंद्रित है पूरी की पूरी इकोनॉमी। आप सोचो, चाइना को अगर साइड में करें हम, तो यूट्यूब जो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी, पूरी दुनिया दोस्तों उस पर निर्भर है, गूगल पर। चाइना के वहां तो उन्होंने प्रोटेक्टिव उनकी इकोनॉमी है, उन्होंने गूगल को घुसने ही नहीं दिया, फेसबुक को घुसने ही नहीं दिया, यूट्यूब को घुसने ही नहीं दिया। अपना है, बाइडू है वहां पर, अमेजोन को घुसने ही दिया, अलीबाबा है वहां पर यही दौर चल रहा है। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाने की बात रखी ट्रंप ने, और टैरिफ से ही उसका अंत हुआ था ट्रंप का, उसके बाद में ट्रंप की ही बायोग्राफी लेकर आने वाला हूँ। तो उन्होंने टैरिफ के मामले में, ये ट्रंप ने बहुत लड़ाइयाँ की है दोस्तों टैरिफ के मामले में। तो जो चाइना है उसने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया, दुनिया की कंपनीज को हम घुसने नहीं देंगे, हम जो बनाते हैं ना वही वही दुनिया खरीदेगी। और यही अमेरिका भी यही करता है, लेकिन वो इनोवेशन करता है, ये तो टेक्नोलॉजी चुराते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं जा सकते हैं, किसी की रोजी रोटी पर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सच है दोस्तों कि चाइना ने इन सारी खतरा की चीज का था, आईटी सेक्टर का था, क्योंकि आईटी सेक्टर ने पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन लाया। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनी थी वो, मानो कि गूगल है, सारी की सारी वेबसाइट गूगल पर ही निर्भर है दोस्तों। मेरी चैनल है वो भी गूगल पर ही चलती है, उसकी छोटा सा एक पार्ट जो यूट्यूब है उसका, उस पर चलती है। और उन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार किया पूरी दुनिया के लिए, एक जाल जिस पर सब निर्भर है। अगर जाल खींच देता है पूरी दुनिया ध्वस्त हो जाती है। इस प्रकार का एक माया जाल, मोह माया का जाल तैयार किया उन्होंने, और इसके कारण सुपर पावर है हर एक मामले में। जिसके पास पैसा आता है ना, सुपर पावर ही है, यही सच है दोस्तों। और इसको अगर आप इग्नोर करोगे तो शायद आप एक अलग इंसान हो। पैसों को अगर इग्नोर करोगे, तो मैं नहीं कहता हूँ कि पैसे से ही सब कुछ होता है, बिना पैसे वाले भी सब कुछ कर पाते हैं। और यही चीज कि टैरिफ की जो 90 दिनों की मोहलत है, उसके बाद टैरिफ लग जाएगी। तो भारत, हर देश अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना ने तो पहले से किया है। जब उनको मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया, उसके बाद से उन्होंने, जब गूगल एप्पल ये सारी की सारी इनोवेटिव कंपनी आई, नए नए स्टार्टअप पूरी दुनिया में उभरने लगे, उसके बाद उनको भनक आ गई कि नहीं, हमारी इकोनॉमी को ठेस पहुंचेगी। तो उन्होंने बैरियर लगा दिया कि भाई नहीं, हम दूसरी कंपनियों को हमारे देश में नहीं घुसने देंगे। अब दूसरे देशों की छोड़ो, तो भारत की बात करें तो टैरिफ लग रहे हैं। अब भैया टैरिफ का मामला ये है कि प्रॉब्लम उसी देश को होगा जो एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है, जिसकी इकोनॉमी, जैसे कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हमारा पूरा का पूरा जो आबादी हमारे देश की है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगी हुई है, सोचो ऐसा है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है इकोनॉमी हमारी। तो अगर टैरिफ ऊपर नीचे होंगे तो हमें ठेस जरूर पहुंचेगी, नुकसान जरूर पहुंचेगा। लेकिन हम कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं करते, तो फिर हमें कोई इसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ, ये जो अमेरिका की पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो चाइना को सेंटर में रख कर ली जाती है, क्योंकि चाइना ही उनकी कंपटीशन में आगे है। और हो सकता है कि आने वाले 5, 6 या 10 सालों में चाइना अमेरिका की जगह ले सकता है।
और भारत आने वाले 6 या 10 सालों के भीतर ही चाइना की जगह ले सकता है। और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो साइड में हो जाएगा दोस्तों, देखना, क्योंकि पोटेंशियल भरपूर है भारत और चाइना के पास। और भारत के पास कस्टमर बेस, कंज्यूमर बहुत है, आबादी बहुत है यहाँ पर, इसलिए कस्टमर के लिए दुनिया में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। शायद अमेरिका से 3 गुना ज्यादा, 3 गुना से ज्यादा भारत के पास कस्टमर है। जितनी अमेरिका की 35 करोड़ शायद आबादी है, तो हमारी 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है। तो सवाल ये उठता है कि इन प्रोटेक्टिव दौर में हर देश अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में है, क्योंकि जो निर्यात पर आधारित यानी एक्सपोर्ट पर आधारित इकोनॉमी है उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि टैरिफ के कारण, टैरिफ होता है, वो होता क्या है वो भी समझा लेता हूँ। टैरिफ ये होता है कि जैसे कि आप भारत किसी देश को, मानो कि इंग्लैंड को घड़ी घड़ी बेचता है और सब कुछ बेचता है। अगर अब वो लोग तो, जो ब्रिटेन की कंपनी है वो हमें कुछ नहीं बेचती है, हम वहां से कुछ आयात नहीं करते हैं। लेकिन अब भारत अगर घड़ी या कुछ भी सामान एक्सपोर्ट करेगा ब्रिटेन को, और ब्रिटेन उस पर टैरिफ लगाएगा, यानी मानो कि 200 रुपये की घड़ी है तो 100 रुपयों का टैक्स लगाया। शायद कितना लगाया जाता है वो मैंने एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर जनरली समझा रहा। तो मानो कि वो 100 रुपया टैक्स लगाता है। अब घड़ी तो कई देशों से आ रही है, स्विट्जरलैंड से भी आ रही है, चाइना से भी आ रही है, भारत भी दे रहा है, वहां पर सामान तो जा रहा है। लेकिन अगर टैरिफ ज्यादा लगाता है वो ब्रिटेन, तो होगा ये कि हमारी, अगर कोई मानो कि एक हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा राजस्थान का बाड़मेर ले लो, हमारा बाड़मेर घड़ी के मामले में आगे है, ये हम है नहीं लेकिन मानते ऐसा एग्जाम्पल। तो अगर वहां पर टैरिफ ज्यादा लगाएंगे वो लोग भारतीय प्रोडक्ट पर, भारत की घड़ी पर, तो होगा ये कि हमारी प्रोडक्ट वहां पर महंगी हो जाएंगी। होता है ना, ये तो होएगा। अगर 200 रुपये में हम प्रॉफिट के साथ 200 रुपये में हम वहां पर बेच रहे हैं और 100 रुपया टैक्स में ऐड किया जाता है, और चाइना की भी घड़ी आ रही है वो 150 रुपये में बेचते हैं, तो जो सस्ती घड़ी होगी वही लोग खरीदेंगे। और हम ब्रिटेन की इकोनॉमी में हमारी जो कंपटीशन है हमारी प्रोडक्ट की वो बिल्कुल कम हो जाएगी, जिसके कारण हमारी, अगर बाड़मेर की हमारी इकोनॉमी ही निर्यात पर आधारित है, तो वहां पर टैरिफ लगाएंगे तो बाड़मेर में तो पूरा खत्म हो जाएगा भैया। क्योंकि बेचारे घड़ी पर तो जीते ही। ये तो एक एग्जाम्पल दोस्तों ले रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे एक एक गांव की प्रोडक्ट दुनिया में जगह बनानी चाहिए, पर हमारी जो स्थानिक स्वराज संस्थाएं है उस पर ये सब कुछ दोस्तों एजुकेशन नहीं है हमारे देश में, उसके कारण ये प्रॉब्लम है। बाकी हमारी एक एक प्रोडक्ट, हमारे बनासकांठा का बाजरा पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सकता है, क्योंकि बाजरा एक बहुत ही पौष्टिक आहार है, जो जंक फूड होता है उससे भी बेस्ट है। दूसरी चीज कैंसर, कैंसर के मामले में बहुत ही कैंसर रोधी गुणों से भरपूर होता है दोस्तों बाजरा। इस तरह हमारा जो लोकल टू ग्लोबल का जो स्लोगन दिया था शायद मोदी साहब ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने ग्लोबल, वोकल, लोकल टू ग्लोबल,
यानी जो एक एक गांव की प्रोडक्ट है उसकी यूनिकनेस होनी चाहिए, पूरी दुनिया में उसका फेमस होनी चाहिए, लोकप्रियता होनी चाहिए। यही फोकस भारत की आत्मनिर्भरता की चाहत है कि हम 90% चीजों में सेल्फ मतलब आत्मनिर्भर बने। हर एक चीज में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक चीज, सुई से लेकर चश्मे से लेकर घड़ी से लेकर जहाज तक, सब कुछ एडवांस प्रोडक्ट हमारे पास होनी चाहिए, प्रीमियम प्रोडक्ट होनी चाहिए। इसी पर फोकस कर रही है सरकार और यही होना चाहिए। ऐसी ही पॉलिसी होनी चाहिए, इकोनॉमी पॉलिसी ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज है, दूसरों की सांसों पर निर्भर रहना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही मैंने समझाया इस वीडियो में कि अगर हम ग्लोबल, जैसे कि अमेरिका, उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी दुनिया पर निर्भर है। यूट्यूब की ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर यूट्यूब नहीं होगा तो यूट्यूब के बिना की दुनिया कैसी लगेगी आपको। इस तरह के जैसे दोस्तों टैरिफ लगते हैं, तो हर देश टैरिफ के कारण अपनी अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहा है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम दुनिया को बेचकर प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, तो खुद को प्रोटेक्ट करो, बस खुद की इकोनॉमी बचाओ। ये हम और दुनिया, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए ना तब किया है, लेकिन चाइना ने कई सालों पहले दोस्तों ये कर दिया है, खुद की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर दिया। अब गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी की अमेजोन, सारी की सारी कंपनियां, हमारा देश हो, रशिया हो या पूरा का पूरी दुनिया, हर देश में उनकी छत्र छाया में जी रहे हैं। लेकिन उन्होंने साले में चाइनीज ने उन कंपनीज को घुसने ही नहीं दिया, क्योंकि उनके पास ग्लोबल मार्केट तो था ही, अपना खुद का घरेलू मार्केट भी था, आबादी ज्यादा थी, कस्टमर बेस बहुत बड़ा था। चाइना के पास आबादी ज्यादा थी तो खरीदने वाले भी ज्यादा थे, इसलिए उनकी इकोनॉमी एक प्रकार की आत्मनिर्भरता की बारे में सोचे तब भी वो है। लेकिन भारत भी इसी के दिशा में कदम ले रहा है। तो भारत की जहां तक बात है, तो भारत की आत्मनिर्भरता की चाहत, दूसरी चीज भारत का निर्यात 2% से भी कम है दोस्तों। ग्लोबल जो निर्यात होता है हर देश का, कि भाई ग्लोबल पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट का मतलब क्या होता है पता है? ग्लोबल मार्केट वो होती है जिसमें सारे के सारे देश आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट में किस देश की कितनी हिस्सेदारी है? तो भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% से भी कम है दोस्तों। दूसरे मानो कि अमेरिका की 20%, चाइना की 12-13%, और दूसरे अन्य देशों की 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 1, इस प्रकार की हिस्सेदारी होती है। इस प्रकार के 100% पूरे हो जाते हैं। तो उसमें भारत की जो एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी है वो सिर्फ 2% से भी कम है। तो हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। दूसरी चीज, अगर चाइना को साइड में कर ले, अमेरिका को भी थोड़ा साइड में करके देखें, तो भारत का मार्केट बेस बहुत बड़ा है दोस्तों, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, चाइना के बाद दूसरा, क्योंकि 140 करोड़ देशवासी है। तो अगर भारत किसी को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर खुद की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेंगे हम, तो हमारे यहाँ लोकल प्रोडक्ट है, नहीं है ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी माइक्रोमैक्स है भैया। हमें वीवो, ओप्पो, आईफोन की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ वो कई प्रोडक्ट की, जैसे कि अमेजोन के लिए वो क्या है, नाम में भूल गया यार, फ्लिपकार्ट,
फ्लिपकार्ट भी है लेकिन 100% इंडियन नहीं है। फिर ऑटोमोबाइल के सेक्टर में देखें तो हमारा टाटा है, महिंद्रा है। महिंद्रा भी अच्छी अच्छी थार गाड़ियाँ करती है। और हम तो यार स्टेटस सिंबल के बारे में सोचे तो फॉर्च्यूनर जो कि जापानी कंपनी है। फिर दूसरी जर्मनी दोस्तों ऑटोमोबाइल के सेक्टर में बहुत आगे है और अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। इसमें वो पुराना हो गया उनके लिए, फोर्ड मोटर्स उनकी। तो और इस पर्सनल कमर्शियल गाड़ी का इन्वेंशन भी अमेरिका में हुआ था, हेनरी फोर्ड ने किया था। पहले गाड़ियां बहुत महंगी बनती थी और कंप्यूटर का कमर्शियल बनाया कंप्यूटर को, वो भी उन्होंने किया है अमेरिकन ने। बाकी पहले हमारी औकात नहीं थी कि हम कंप्यूटर खरीदें, हम कंप्यूटर चला सके, ये हमारी औकात नहीं थी। लेकिन उन्होंने उन्होंने उनकी मानसिकता ही दोस्तों यही प्रकार की है। जैसे दिमाग यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर आता है, लेकिन मैं दिमाग पर फोकस नहीं करता, मैं दिल पर फोकस करता हूँ। दोस्तों उनकी मानसिकता ही यही है। और मैं आज के वीडियो में कुछ ना सीखो तो इतना तो जरूर सीख के जाना कि मैं चाहे एक मिठाई भी बनाऊंगा ना, पूरी दुनिया को टारगेट करके बनाऊंगा। एक छोटी सी सुई भी बनाऊंगा, पूरी दुनिया को टारगेट करके बनाऊंगा। मैं कोई एक छोटा सा वीडियो भी बनाऊंगा ना, पूरी दुनिया को टारगेट करके बनाऊंगा कि मैं पूरी दुनिया को ये प्रोडक्ट मेरी बेचूंगा। और यही विचारधारा, इसी विचारधारा ने आज अमेरिका को इस मुकाम पर पहुंचाया है। जबकि हम यार इतना कौन दिमाग लगाए, हमारा तो बस इस गांव में दुकान चलती है, बस मजा मारो। फिर कोई दोस्तों तो कोई मजबूर होने की जरूरत नहीं है, मजबूर होकर ये फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल कहता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्रॉफिट है दोस्तों। जिसमें एक प्रोडक्ट करने के लिए एक चीज ये भी होती है कि मैं ग्लोबल मार्केट में अपनी मोनोपोली न क्रिएट कर सकूं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे देश में मैं अगर घड़ी बनाता हूँ तो मेरे देश में बाहर की घड़ी कोई मेरे देश में नहीं आएगी, ये मेरी जिम्मेवारी है। इस प्रकार से काम लो दोस्तों। माइक्रोमैक्स है हमारे लिए। अब सोचो कि हम दूसरों को टैक्स इतना देते हैं, दूसरी जैसे कोई वीवो, ओप्पो, इन सारी कंपनीज को हम, hyundai हो, मोटर, उसको उन कंपनीज को, दूसरों को हम इतना पैसा देते हैं। तो हमारे यहाँ भाई है ना, महिंद्रा है, थार है, ट्रैक्टर के लिए स्वराज है, मेरे पास भी महिंद्रा का ही ट्रैक्टर है। तो इस तरह दूसरों को क्यों पैसे देंगे। और ग्लोबल कंपटीशन भी है दोस्तों यहाँ पर। बिजनेस के में मेरा फोकस दोस्तों बिजनेस के मामले में भी होता है, ताकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। हमारा ऑयल जो खाते हैं हम, सब कुछ होना चाहिए। हमारा लोकल प्रोडक्ट है बाजरा, यार बाजरा कौन खाएगा। वो गोदड़ा आता है ना, मुंह में से बिल्कुल बदबू मुझे तो आती है। पिज्जा, पिज्जा की वैल्यू है। और पूरी दुनिया दोस्तों, बिल गेट्स भी, नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हुआ था ना, उसने मिलेट्स की बात रखी थी, बाजरे की बात रखी थी कि ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। तो फिर ये लोकल क्यों है। ये पिज्जा जैसा किसी काम की चीज नहीं है पिज्जा। फिर भी दुनिया खाने के लिए पिज्जा और विदेश जाने के लिए वीजा, ऐसे ऐसे स्लोगन सुनने को मिलते हैं। और पिज्जा खा खाकर पिपड़े जैसे हो जाते हैं। और बाजरा इतनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट कहो या जो कुछ भी कहो, पदार्थ कहो, भोजन कहो, अन्नदाता कहो, जो कहो, तो फिर बाजरे को क्यों लोकल से ग्लोबल पोजीशन क्यों नहीं मिल पा रही। मैं चाहता हूं कि हमारी जो बनास डेयरी है, बनास डेयरी का जो दूध आता है, मिल्क, वो अमूल के थ्रू
ब्रांडिंग होता है। तो इस प्रकार का जो बाजरा है, अब मैं पॉइंट पर आऊंगा, फिर इकोनॉमी और टैरिफ के मामले में बात करें। हमारा जो बाजरा है उसको भी एक प्रकार से उसमें वैल्यू एडिशन किया जाना चाहिए। जैसे कि दूध में से हम मिठाई बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, दूसरी चीज हम कई प्रकार की जो मिठाइयाँ बनाते हैं, कई प्रकार की चीजें बनाते हैं। कई बार तो सब्जियों में भी ये यूज होता है, मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ। तो इस तरह बाजरे से भी चॉकलेट बन सकती है। दूसरी चीज पिज्जा जैसा रोटला बन सकता है, टेस्टी, ऐसा नहीं, टेस्टी होना चाहिए। क्योंकि लोगों को बस टेस्ट की ही पड़ी है, न्यूट्रिशन जाए भाड़ में, न्यूट्रिशन की नहीं पड़ी है। बाकी पिज्जा में कोई न्यूट्रिशन होते नहीं है, कैलोरीज होती है। और आपको अब एक प्रोडक्ट आती है हिंग भुजिया करके, बालाजी का भी आता है, बाइट्स का भी आता है, कई प्रकार के आते हैं कई कंपनी के। तो मैंने एक बार, पहली बार जब खाया, तो साले को मुंह में रखा और करंट आ गया, करंट आ गया। और मुंह में से लाल ला है, वो क्या कहते हैं, लाल थूक टपकने लगा। तो उसको वो है तो सींग, उसके अंदर सींग मूंगफली की डाली हुई है, और ऊपर शायद कुछ भजिए की तरह अंदर सींग डाली हुई है। लेकिन उन्होंने चटपटा बनाया, टेस्टी बनाया, स्वादिष्ट बनाया। अब याद किया तब भी ये मुंह में पानी आ गया, उसको याद किया, क्योंकि उसके अंदर एडिक्शन भरा हुआ है, मसालेदार एडिक्शन भरा। तो यही चीज हम बाजरे के अंदर क्यों नहीं, क्योंकि बाजरे की प्रतिष्ठा है, लोग मानते भी है कि बाजरा है, वो बाजरा खाना चाहिए। तो उसको हम वैल्यू एडिशन करके, हमारी जो बालाजी वेफर्स आते हैं प्रोडक्ट हमारे देश में चलती है, दुबई से भी कहीं विदेशी चॉकलेट आती है। इस प्रकार से हम वैल्यू एडिशन करके दुनिया के सामने, दुनिया के मंच पर क्यों नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। मैंने ये शायद 3-4 साल पहले पढ़ा था कि गुजरात में बिना पानी के कारण, पानी न होने के कारण, दूसरी चीज कमर्शियल क्रॉप जो होते हैं, ये एक अनाज प्रकार का क्रॉप आता है बाजरा, जबकि कमर्शियल क्रॉप जैसे कि वेजिटेबल भी कमर्शियल क्रॉप ही एक प्रकार से मानो तो होता है। दूसरी चीज सरसों, फिर वो क्या कहते हैं, कास्टर, दिवेला, इन सारी चीजों के ऊपर किसानों ने फोकस किया। और मिलेट जो कि गर्मियों में होता है, यहाँ पर हमारे यहाँ बनासकांठा में तो बाजरा ही होता है, कच्छ में होता है, डेजर्ट में नहीं, वहां पर जहाँ पर जमीन है वहां पर ये होता है दोस्तों। तो फिर इसको बनास डेयरी की तरह एक कोऑपरेटिव मॉडल में इसको किसानों से खरीदना, इसमें वैल्यू एडिशन करना, मार्केटिंग करना, और लोकल टू ग्लोबल बनाना। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लोकल टू ग्लोबल होना चाहिए। और यही पॉलिसी पर, यही पॉलिसी हमारी जो योजनाएं होती है वो भी इसी प्रकार की होती है भारत सरकार की। तो ये बाजरे में ऐसा किया जाए। लेकिन दोस्तों पानी नहीं है, ये फिर क्या करेंगे। अब आप सोचो, जो इंदिरा गांधी, शायद मैं उन्हें गया भी नहीं हूँ राजस्थान में दोस्तों, लेकिन जहां तक मैंने जाना है, मैं जहां तक जानता हूँ, शायद थार का जो डेजर्ट है, थार का डेजर्ट, उसके बीचों बीच से ये कैनाल गुजरते, बहुत बड़ी कैनाल है दोस्तों, इंदिरा गांधी कैनाल, जो कांग्रेस के जमाने में बनाई गई। तो उसके कारण डेजर्ट के दोनों, दाहिने और बाहिने दोनों तरफ किसानों को पानी मिलता है, अनाज उगाते हैं किसान और बेचते हैं, पैसा मिलता है। तो उस कैनाल को क्यों न कच्छ तक लाया जाए। बनासकांठा और कच्छ की, और अब तो बनासकांठा भी अलग हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है, एक थराद डिस्ट्रिक्ट बन चुका और बनासकांठा अलग बन चुका। तो थराद मान लो, थराद कच्छ की तरफ है, तो वो डिस्ट्रिक्ट थराद है, थराद है।
तो थराद और यहाँ पर बनासकांठा ही मान लो ना, बनासकांठा की बीचों बीच क्यों न लाया जाए। और शायद जियोग्राफिकल देख के मामले में देखा जाए तो ढलान भी इस तरफ है दोस्तों, क्योंकि समंदर पड़ता है कच्छ की तरफ, राजस्थान फिर गुजरात में आते हैं तो कच्छ की तरफ समंदर पड़ता है। तो उस कैनाल को क्यों न मोरबी तक लाया जाए, ताकि डेजर्ट को कुछ ना ऐसा प्रोग्राम तो चलाया जा सकता है ना, वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाए, एग्रीकल्चर के मामले में काम किया जाए। दूसरी चीज, बनासकांठा में भी शाखाएं, जो कैनाल की शाखाएं आती है, वो गांव गांव तक पहुंचे, किसान के खेत तक पानी पहुंचे, तब दोस्तों कृषि, और हमारा तो देश ही कृषि प्रधान देश है दोस्तों, तो ये होना चाहिए। अब अगर टैरिफ के मामले में बात करें तो 90 दिनों की मोहलत दी, तो हर देश खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और भारत तो आत्मनिर्भरता की बात कह चुके हैं हम कोरोना कालखंड में, कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, ताकि किसी आगे जाकर सर झुकाना ही न पड़े। हमारे पास सब कुछ है, हम तो राजा है। यही भारत की पॉलिसी दोस्तों, सलाम सैल्यूट, यही भारत की पॉलिसी है। तो ये मैं समझाने की कि भारत की जो आत्मनिर्भरता की चाहत थोड़े समय के लिए ही इकोनॉमी में हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि आत्मनिर्भरता तो होनी ही चाहिए, लेकिन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, नई नई इन्वेंशन हो रहे हैं, तो वो कोई भारत में ही सब कुछ हो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो एक चीज मैंने भी ये जो स्लोगन दिया कि मेरा जो कुछ भी बिजनेस है, मैं कभी भी अपने गांव तक सीमित नहीं रहूंगा। मेरा कस्टमर बेस पूरी की पूरी दुनिया होगी। और भारत के पास दोस्तों बहुत बड़ी आबादी है, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। तो हम जो चाहे, कंपटीशन में आगे रहना है, क्वालिटी बढ़ाओगे तभी आप कंपटीशन में आगे रह पाओगे। तो यही दोस्तों कि हर देश खुद की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहा है, और टैरिफ के कारण ही प्रोटेक्ट कर रहा है। साले अमेरिका ने पहले खुलेपन की उदार इकोनॉमी की बात रखी, सब बेचारे उदार रहे, सब ये उदार रहे कि भाई खुलेपन का भाव रखो, हर हर देश का भला होना चाहिए, हमारी प्रोडक्ट वहां पर जानी चाहिए दूसरे देशों में, दूसरे देशों की प्रोडक्ट हमारे देश में आनी चाहिए। लेकिन ये टैरिफ का मामला जहां तक आता है, तो टैरिफ के कारण हर देश को दोस्तों चुभन तो होता है दिल में, कि यार ऐसा तो कैसे, वो हमारी प्रोडक्ट में टैक्स लगाकर बंद करना चाहते हैं, और हम क्यों इंपोर्ट करें, हम क्यों आयात करेंगे। तो इस प्रकार से सेल्फिज्म, स्वार्थ का भाव पैदा होता है हर देश में, हर व्यक्ति में, एक एक इंसान में स्वार्थ का भाव पैदा होता है। बाकी बिजनेस पॉलिसी, अब एक वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबलाइजेशन, पूरा विश्व एक गांव है, और गांव में जैसे मिलजुल कर रहते हैं उसी प्रकार से रहना चाहिए, और ऐसी ही पॉलिसीज होनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका फंड ज्यादा देता है, गरीब पिछड़े हुए देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका फंड देता है, तो उनकी चलती है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अमेरिका ही सब कुछ दे। तो चाइना फिर यूनाइटेड नेशन की मदद लिए बिना अपने दम पर खुद कर रहा है। क्या रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव कुछ उन्होंने लिया है, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, ऐसा कुछ किया है उन्होंने। इस प्रकार से वो लोग लोन देते हैं गरीब पिछड़े हुए अफ्रीका, उस प्रकार के देशों को लोन देते हैं। उसके बाद जब उनका तो प्रॉफिट होना ही, लोन दिया, ब्याज आएगा,
उनकी कंपनियां वहां पर जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगी, तो फिर उनकी कंपनियां ज्यादा कमाएंगी, उनके देश में धन आएगा, पैसे आएंगे, वो तो प्रॉफिट है ही। लेकिन फिर पिछड़ा हुआ उनकी पॉलिसी इस प्रकार की रहती है कि उनको आगे नहीं बढ़ाना है, हमें तो बिजनेस करना है, उनको आगे नहीं बढ़ाना है किसी भी देश को। जैसे कि चाइना का जो सीपीएफ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर करके जो है, उनका जो ग्वादर पोर्ट है, उसमें उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर ली, उनका अपना बना लिया। वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव कैसे, ऐसा उनका प्रोजेक्ट चल रहा है पूरी दुनिया के लिए। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब कोई देश हमसे प्रोडक्ट खरीदता है, मानो कि अमेरिका हमसे प्रोडक्ट खरीदता है, ज्यादा प्रोडक्ट खरीदता है, तो उनका जो डॉलर है वो हमारे पास आएगा, उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा कोष जो होता है उसमें फंड बढ़ेगा, जिससे हम दूसरे देशों से कुछ खरीद पाएंगे। लेकिन अगर हम सब कुछ अमेरिका से खरीदते हैं तो हमारे पास विदेशी मुद्रा कोष में कुछ होगा ही नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होंगे, तो फिर हम दूसरे देशों से कुछ नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। इस तरह का सब कुछ होता है। तो हर देश प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, भारत भी आत्मनिर्भरता की चाहत है, इस प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहा है। और भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो इतनी घटिया थी कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। हम बाद में अभी भी जागरूक हुए जब मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद डेवलपमेंट का पता चला। बाकी हमको क्या पता कि डेवलपमेंट क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है, तो कुछ पता ही नहीं। एजुकेशन पर फोकस किया जाने लगा, इसके कारण सब कुछ कुशल मंगल आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता है, इनोवेशन करके पूरी दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। और मैंने यही कहा कि लोकल टू ग्लोबल, मैं कोई ना कोई चीज बना रहा हूं तो हम संगठन बनाएंगे। हम अगर किसान है, बाजरे का प्रोडक्शन करते हैं, तो मिलजुल कर एक संगठन बनाएंगे, एक कोऑपरेटिव मॉडल बनाएंगे और मार्केटिंग करेंगे पूरी दुनिया में। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा है, हमारी मानसिकता बहुत गिरी हुई है दोस्तों। बिजनेस के मामले में हम संगठन क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसे ऐसे आइडिया कहाँ से आएंगे। मैंने भी यही सोचा दोस्तों कि क्यों ना ऐसी हम दूध के मामले में यार बनास डेयरी जैसा बहुत बड़ा एकम खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ी इकाई खड़ी कर सकते हैं। बाजरा, कॉटन, नाइकी जैसे कपड़े बनाओ टेक्सटाइल के मामले में। फिर हमारी जो टाटा की गाड़ियां है, तो सिर्फ हमारी एक ही कंपनी मुझे तो लगती है, कोई ध्यान में नहीं दिया, मैंने नहीं दिया है ध्यान। एक टाटा है, एक ये कौन सी महिंद्रा है, ये दोनों ऑटोमोबाइल में कंपनी थी। दूसरी तो कौन होगी, दूसरी कोई कंपनियां नहीं। और मैंने जहां तक जाना है, फॉर्च्यूनर टोयोटा वाली, इनोवा भी टोयोटा जापान की, दूसरी फोर्ड तो अमेरिकन है, वो नहीं, ज्यादा नहीं चलती है, शायद नहीं चलती है, चलती भी है तो पता नहीं। फिर दूसरी स्कॉर्पियो तो हमारी ही, दूसरी hyundai मोटर, उसकी सारी क्रेटा, ब्रेजा, ये सारी की सारी जो यार होंडा की, होंडा भी जापानी कंपनी है, ये सारी की सारी कंपनियां हमारे देश में चलती है। उनके देश में हमारी कोई कंपनी नहीं चलती, वहां पर उनकी खुद की चलती है। लेकिन हमारे यहाँ क्वालिटी के मामले में, डिजाइन सेंस के मामले में हमारी कंपनियां थोड़ी नहीं आगे नहीं है। मेरे ख्याल से ये महिंद्रा आगे है ऑटोमोबाइल में हमारे देश, क्योंकि उन्होंने थार बनाई, स्कॉर्पियो बनाई। ये थोड़ी दोस्तों जमाने की गाड़ी है, इस जमाने की कार है। मेरे पास तो सिर्फ एक ट्रैक्टर है महिंद्रा का, बाकी हीरो का बाइक है।
बाकी कुछ मेरे पास भी नहीं है। मैं भी गाड़ी यूज करूँ और मैं चाहता भी नहीं कि मेरे पास गाड़ी हो। तो दोस्तों ये घड़ी भी जापान की है। तो हमारे देश में दोस्तों ऐसा गवर्नमेंट को ऐसा इनिशिएटिव नहीं दे रही। दूसरी चीज फियर ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन सामाजिक दबाव, धंधे के मामले में सामाजिक दबाव, वो भी सरकार मेरे ख्याल से सिटी लाइफ पर बहुत फोकस कर रहा है। सरकार शहरी जीवन पर फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि गांवों में जो अंधश्रद्धाएं होती है, कल्चरल, सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव गांव में बहुत होता है दोस्तों, जबकि शहर में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ एक हमारे ही गांव का है पर प्रजापति ही कुंभ समाज का, जो मटके बनाते हैं उनके धंधा था। हमारा किसान का धंधा है, दरबार होते हैं, ये सब कुछ था, वर्ण व्यवस्था थी। तो वो प्रजापति अपनी रिक्शा चलाता है, तो वो यहाँ पर चलाएगा तो उसकी इमेज नीचे आएगी, लेकिन वो अहमदाबाद में चलाता है। कई लोग पकोड़े की लगाते हैं। एक दूसरा भी प्रजापति है, वो जब नवसारी में काम करता था तो वो पाव भाजी बेचता था। लेकिन मैंने उससे एक दिन पूछा कि यार तू वहां पर पाव भाजी बेचता था, यहाँ पर क्यों नहीं था? उसने कहा यहाँ पर भी बेचनी है, लेकिन उसने बहाना बनाया। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक और सामाजिक दबाव के कारण आदमी ऊपर उठ नहीं पाता है। इसलिए सरकार शहरों को ज्यादा से ज्यादा विकसित कर रहा है, जिसके कारण लोग शहर में जाए और शहर में खुला आसमान मिलता है, उड़ने के लिए अवसर मिलते हैं। और नेपोलियन ने तो कहा था, आपके अंदर चाहे कितनी भी बड़ी काबिलियत हो, अवसर के बिना वो काबिलियत की कुछ कीमत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं कहने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि अपना कस्टमर बेस सबसे पहले अपना राज्य, फिर राष्ट्र, फिर पूरी दुनिया, ये 3 लेवल में हमें काम करना होगा दोस्तों। तभी हम अमीर होंगे, तभी हम सुखी होंगे। ये राजनीतिक पॉलिटिकल बातों में उलझे बिना अपने धंधे से मतलब रखेंगे ना, तो एक दिन जरूर हम भी प्रसिद्धि वैभव हासिल कर पाएंगे। और मेहनत मेहनत की तो अब बोलने की जरूरत नहीं है। मेहनत मेहनत का जमाना गया, अब तो क्वालिटी का जमाना है। क्वालिटी की बात करते हैं लोग। क्लास, नाइकी की एड भी थोड़ी आती है, जूते का सोल अच्छा है हमारे, वो तो क्लास की बात करता है। डिजाइन का मामला है, जो कपड़ा हो या कुछ भी हो। अब सोचो फॉर्च्यूनर की जो चाहत, क्योंकि मैं दोस्तों जो रियलिटी होती है, वो वास्तविकता होती है, वही बात करता हूँ मैं आपसे। क्या सोचो, कोई भी फोन हो तो एप्पल, गाड़ी हो तो फॉर्च्यूनर, BMW तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और वो दोस्तों कार कहलाती है। जबकि फॉर्च्यूनर है, हम उसके कंपटीशन में ये बहुत महिंद्रा ने बहुत अच्छा कदम लिया और थार बना दी। थार और स्कॉर्पियो, ये दोनों थार, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर, ये आपको बातें पसंद आएगी अगर आप युवा हो तो। युवाओं को बहुत पसंद आती है गाड़ियों की, फोन की, इन सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है। लेकिन कभी खुद सोचा है कि मैं भी कुछ ऐसी गाड़ी बनाऊं? गाड़ी बनाने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, उसके लिए इंजीनियरिंग आनी चाहिए। उसमें क्या है, मशीन डाला हुआ है, और मशीन में भी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ मैकेनिज्म है। एक सिर्फ इंजन का पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ इजी है। और इंजन का भी एक, अब जब ज्ञान के लिए बैठा है तो बता कि इंजन 2 या 3 या 4 पिस्टन का इंजन आता है, जिसमें 3 वाल्व आते हैं, शायद बाद में मैं बताता हूँ। जिसमें एक फ्यूल को स्प्रे करता है, पिस्टन अंदर आता है रिंग के अंदर, ये भी मैंने पढ़ा था इसलिए बता। अब पिस्टन को ये रेखीय गति होती है, तो जब पिस्टन नजदीक जाता है तब एयर प्रेशर बनता है, वैक्यूम बनती है, जिसके अंदर जब फ्यूल का स्प्रे होता है तो भटका होता है, वो अग्नि का होता है।
इसके कारण पिस्टन को जोर से धक्का लगता है। तो फिर मैकेनिज्म के थ्रू रेखीय गति को गोल गति में परिवर्तित किया जाता है। नोजल फिर जो स्प्रे करता है, दूसरा वो वाल्व जिससे धुआं बाहर निकलता है। यही इंजन का मैकेनिज्म होता है। एक पिस्टन की मैं बात कर रहा हूँ, एक पिस्टन के अंदर स्प्रे करने का वाल्व, दूसरा धुआं बाहर निकलने का वाल्व। इसमें कोई मैकेनिज्म आप रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो आप गाड़ी भी बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। तो फॉर्च्यूनर ऐसी सब कुछ डिजाइनिंग गाड़ियां हैं, उन्होंने कस्टमर के दिल में अपनी जगह बनाई है, तब जाके उनकी इतनी लोकप्रियता है। तो बस यही दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने बताना था वो बताया। इकोनॉमी के मामले में टैरिफ का मामला चल रहा है, तो ये सब कुछ बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो देखना और सब्सक्राइब भी करना। अगर आप मेरे कहने से तो आप करने वाले हो नहीं। और मैंने जो सिखाने का प्रयत्न किया दोस्तों, आचरण में लाना, आचरण करना। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा आचरण भी करना। तो फिर जो मैंने लोकल टू ग्लोबल की बात रखी, ये दोस्तों पूरी दुनिया में भारत का सर ऊपर उठा सकता है। लोकल टू ग्लोबल हर चीज में हम नंबर 1 होना चाहते हैं। ये सिंगापुर कितना बड़ा है, एक कोने से गाड़ी चलाना शुरू करोगे तो महज 1 घंटे में पूरा देश खत्म हो जाएगा। जबकि हमारा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गाड़ी चलाना शुरू करेंगे शायद कितने दिन हो जाएंगे। इतना बड़ा देश, इतना पोटेंशियल है। और शायद 55 करोड़ से भी ज्यादा यूथ जो बिल्कुल घोड़े की तरह है, क्या नहीं कर सकते हैं हम। और क्रिएटिव रहो दोस्तों, बहुत काम करो। यही और वीडियो देखने के लिए मैंने जो स्लोगन दिया है वो याद रखना दोस्तों। लोकल टू ग्लोबल, मेरी प्रोडक्ट जो भी होगी, मैं अगर दुकान चलाता हूँ तो मैं क्या नहीं कर सकता, मेरी दुकान भारत में नंबर 1 होनी चाहिए। इनोवेशन आइडिया से कुछ मिलता है, और पढ़ाई भी करो। आइडिया सोचो कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा धंधा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी दोस्तों बस एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, कृषि तो करता ही था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम वीडियो भी बनाए, जब टाइम मिले तब वीडियो भी बनाए। तो मैंने टाइम का कम से कम सदुपयोग तो किया। फिर होता ये ही कि बचपन खेलों में गया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख देख कर रोया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ करो, प्रयत्न तो करो। अगर कोई पेड़ की शाखा 50 घा से गिरती है, तो अगर आप 45 घा मारकर थक जाओगे, पक जाओगे और छोड़ दोगे, गिव अप कर दोगे, और दूसरा कोई आकर उस शाखा को सिर्फ 5 घा मारकर गिराएगा, तब आपको पछतावा होगा, बहुत पछतावा होगा कि यार मैंने 5 घा और मार दिए होते ना, तो ये काम मैंने किया था, ऐसा मुझे गर्व होता। तो यही करो दोस्तों, लोकल टू ग्लोबल ये मेरा मंत्र है कि हम ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में अपनी जगह बनाना की कोशिश, क्वालिटी के साथ आगे बढ़ना। जापान की जो क्वालिटी होती है उसी तरह वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, और क्रिएटिविटी ही लॉन्जिविटी लाती है, बहुत दीर्घायु आदमी जी सकता है। तो यही दोस्तों, बस यही याद रख के जाना। और दूसरा तो आपने जो सुना वही, जो आपने अनुभव किया वही, लेकिन लोकल टू ग्लोबल हर चीज में हम नंबर 1 होना चाहते हो, और आत्मनिर्भर भी होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भी होना। तो यही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भला बुरा माफ करना दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।